Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about pancreas. As we all know, previous lecture में हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ये पूरा सीरीज अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही चल रहा है। तो हमने जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको फिनिश कर लिया था। देन ये बचा था असेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। क्लियर? तो उसके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ रहे हैं। तो आज जिस ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज पढ़ेंगे। देन यहाँ पर दो ऑर्गन और रिमेनिंग बचेंगे। एक बचेगा यहाँ पर लीवर। ओके, सेकंड यहाँ पर बचेगा आपका गाल ब्लैडर। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके अच्छे से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंक्रियाज के बारे में देखते हैं एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। पेंक्रियाज जो होता है एक तरह कह सकती हैं कि डुअल ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको जो है तो डुअल ऑर्गन यही कह सकती हैं, डबल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके से ग्लैंड सिचुएटेड होती है। एक तो कह सकते हैं कि एक्सोक्राइन होती है और सेकंड होती है इंडोक्राइन। क्लियर? मतलब कि इन दोनों ग्लैंड को ये क्या करता है, अपने आप में कंसिस्ट करके रखता है। अब मैं आपको ये बता दी कि अगर ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड को क्या करता है, आपस में एक डुअल ऑर्गन की तरह कार्य करता है। तो इसी ग्लैंड को यहाँ पर बताया गया है कि इस ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि पेंक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके से ग्लैंड आपस में वर्क करती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। क्लियर? ये आप समझ गए। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे लोकेशन। लोकेशन जो होता है पेंक्रियाज का, कह सकती हैं ये एब्डोमिनल एरिया, मतलब कि ये राइट पोस्टीरियर का जो एब्डोमिनल एरिया होता है। तो जो स्टोमक है, स्टोमक का जो लोअर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसी के बिहाइंड ये जस्ट क्या होता है, सिचुएटेड होता है। कौन? पेंक्रियाज। लाइस मतलब होता है लेटा हुआ, या कह सकते हैं सिचुएटेड हुए। ठीक है, और बिहाइंड का दैट मीन्स क्या होता है, पीछे की ओर। क्लियर? इतना आप इसका लोकेशन समझ के रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, शेप एंड साइज, मतलब कि इस पेंक्रियाज का शेप और साइज क्या हो सकता है। क्लियर? तो शेप आप हमेशा याद करके रखिएगा, दो तीन तरीके से बताया गया है। यहाँ पर हम कह सकती हैं कि दो तीन बुक में हमने इसको देखा, बट जो जो बुक में हमने इसको रेफरेंस लिया है सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पर बताया गया है जे शेप। ठीक है, क्या बताया गया है, जे शेप के मतलब कि ये जो पेंक्रियाज होता है जे शेप, और साथ में कह सकते हैं कि रिटोर शेप। रिटोर का दैट मीन्स क्या होता है कि जे की तरह ही रहता है। लगभग ये 6 to 8 इंच लॉन्ग होता है, इतना लंबा ये मिलने देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रॉड की अगर बात करेंगे तो 1-2 इंच का होता है, और थिकनेस की बात करेंगे तो हाफ इसकी इंच थिकनेस होती है। ठीक है, पेंक्रियाज का कभी कभार अगर वेट पूछ देता है तो आप बता सकते हैं कि ये 8 to 85 ग्राम का होता है, लगभग 80 ग्राम का ये वेट देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये था इसका थोड़ी सी कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल रिलेशनशिप पेंक्रियाज की कैसी है उसके बारे में। क्लियर? आगे समझ लेते हैं और क्या कह रहा है ये। चलिए, पेंक्रियाज के बारे में और थोड़ी इंट्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर बताया गया है कि पेंक्रियाज जो होता है एक तरह कह सकती हैं कि क्लब शेप ऑर्गन। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि पेंक्रियाज को दो तीन तरीके से शेप का बताया गया है। ठीक है, तो एक यहाँ पर बताया गया है क्लब शेप। ठीक है, या कि कह सकते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, यहाँ से उठाएंगे इसको। क्लियर? और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये देखिए पूरा ये कैसा दिख रहा है आपको, लीफ के जैसे दिख रहा है। ठीक है, जैसे पत्ता होता है उसी टाइप का। और यहाँ पर एक अंदर से ब्रांच निकली हुई रहती है मोटी में, जिसको बोलते हैं डक्ट। क्लियर? तो ये टोटली तरीके से क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कि क्लब शेप का है। क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी में, और ये स्टोमक के इन्फेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है, एक होता है इन्फेरियर और एक होता है सुपीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर, अंटेरियर, ये सभी पार्ट होती हैं। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिलो, उसके नीचे और बिहाइंड द स्टोमक। क्लियर? यहाँ पर सिचुएटेड होता है। अब एक चीज और यहाँ पर हम बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहे हैं आपके लिए कि पेंक्रियाज को डुअल ऑर्गन या कि डुअल फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, पेंक्रियाज को
कह सकती हैं कि डुअल ऑर्गन और डुअल फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पर एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन दोनों पार्ट सिचुएटेड होते हैं। इस डायग्राम से समझिए आप, ठीक है, कि ये पूरा क्या होता है, पेंक्रियाज ऑर्गन है। क्लियर? और यहाँ पर आपको इसको हम इरेज करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पूरा ये पार्ट नजर आ रहा है आपको, तो ये क्या होता है, इंडोक्राइन पार्ट। और इंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है कि अब एक चीज और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एक अपने बॉडी में क्या होता है सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम क्या होता है, हार्मोन्स को सिक्रिएट करना, ठीक है, या कि हार्मोन्स का सिंथेसिस करना। तो यहाँ पर यही जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, तो ये हार्मोन्स का ही क्या करता है, सिक्रिएट करता है। और एक्चुअल में यहाँ पर इसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस जो सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वही हार्मोन्स का क्या करती है, सिक्रेशन करवाने का काम करती है। साथ में यहाँ पर जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, तो एक्सोक्राइन पार्ट में कह सकती हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जब इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में फूड आएगा तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर एक एसिनर सेल्स होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करने का काम करती है। क्लियर? तो होप सो आपको इसका समझ में आया होगा कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या कह रहा है, और भी आगे हम डिटेल्स में देखेंगे इन सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया है, आप देख सकती हैं कि इंडोक्राइन जो पार्ट होता है तो ये क्या कर रहा है, हार्मोन्स का सिंथेसिस कर रहा है, जबकि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, या कह सकती हैं कि फॉर्मेशन करता है। क्लियर? आगे समझिए। और इसमें अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करके बताया गया है कि पेंक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 3 देखने को मिलेगा, बट हमने 2-3 बुक का रेफरेंस देखा तो यहाँ पर ये पता चला कि इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर इसका हेड होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकती हैं ये जो पूरा पार्ट यहाँ से नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हेड, ठीक है, जो ड्यूडेनम से अटैच होता है। नेक्स्ट होता है इसका नेक, ये आप जो पार्ट नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं नेक। देन सबसे बड़ा जो ब्रॉड पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और लास्ट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल। ठीक है, 4 इसके पार्ट होते हैं। यहाँ पर भी वही चीज अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वही चीज है कि इंडोक्राइन, ध्यान से समझिएगा, इंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट, ये दोनों पार्ट में जो हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो इसका बॉडी वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन अगर ये जनरेट होता है, पूछ देता है कि हार्मोन्स या कि एंजाइम्स का जो सिंथेसिस या कि सिक्रेशन हो रहा है पेंक्रियाज के किस पार्ट में होता है, ठीक है, तो आप हमेशा याद करके रखिएगा कि बॉडी वाले जो पार्ट होता है वहां पर सिक्रेशन होने का काम होता है। क्लियर? ये इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। और भी इसमें बहुत सारे आर्गन हैं, ये जो आपको जो नली दिख रही है मोटी वाली डक्ट, तो इसको हम मैन डक्ट कहते हैं, आगे भी समझेंगे। और यहाँ से अटैच एक और असेसरी डक्ट होती है जो कि ये हार्मोन्स और जूस का सिक्रेशन करती है। ये पूरा पार्ट इसका क्या होता है, कह सकते हैं कि ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। क्लियर? और ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है तो ये जो डक्ट होती है तो ये गाल ब्लैडर की होती है। ठीक है, और इधर से ये पेंक्रियाज वाली डक्ट आती है, ये दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती है। और ये दोनों कॉमन डक्ट जो डिडुनम का फर्स्ट वाला पार्ट होता है वहां पर ही इसका पोरिंग एरिया होता है, यहाँ पर अपना पूरा जूस ये कह सकती है हार्मोन्स का सिक्रेशन कर देती है। क्लियर? आगे और समझते हैं इसके बारे में। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है पेंक्रियाज का। क्लियर? देखिए इसमें हम स्ट्रक्चर को समझेंगे डिटेल्स में, बट यहाँ पर एक चीज आपको ये बता दें कि पेंक्रियाज में बहुत सारी डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसको भी समझेंगे। तो पेंक्रियाज की जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो जैसे हमने सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बताया था आपको, उसी तरह का सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इसी के जैसे सिमिलर। क्लियर? मैन इसमें एक चीज आपको याद करना है कि जिसमें इसमें एक एक तरह कह सकती हैं कि एसिनस सेल्स होती है, ठीक है ना, और ये सेल्स क्या करती है कि ल्यूमेन इंटर कलेक्टेड डक्ट के रूप में कंटिन्यू लगी रहती है। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है,
एक यहाँ पर ये जो डक्ट नजर आ रही है, ये वाली जो आपको डक्ट नजर आ रही है, हम यहाँ जो रेड कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, इसी को बोला जाता है इंटरकलेटेड डक्ट है। क्लियर, ये चीज को आप समझिए। अब ये इंटरकलेटेड डक्ट जो होती है, ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर, जो इंटरकलेटेड डक्ट होती है वो इंटरलोब्यूलर डक्ट की से को बनाने का काम करती है। ठीक है, जो इंटरकलेटेड डक्ट होती है वो इंटरलोब्यूलर डक्ट को बनाने का काम करती है। मतलब ये जो डक्ट होती है तो कह सकते हैं कि फर्दर इंटरलोब्यूलर डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब ये इंटरलोब्यूलर जो डक्ट होता है तो आगे चल करके क्या बनाता है, इंटर, देखिए यहाँ पर समझिएगा, इंट्रा, यहाँ पर शब्द था ये इंट्रा लोब्यूलर डक्ट बना दिया। अब ये इंटरलोब्यूलर डक्ट क्या करता है, इंटरलोब्यूलर का बनाता है। यहाँ पर इंट्रा लगा है, यहाँ पर इंटर लगा है, ध्यान से समझिएगा। इंटरलोब्यूलर डक्ट ये वाला जो आपको मोटा वाला नजर आ रहा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है पूरा इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब ये इंटरलोब्यूलर डक्ट क्या करेगी, मैन डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए ये जो पूरी डक्ट है ना, इसी को यहाँ पर जूम आउट करके बताया गया है। ठीक है, अब ये जो जो डक्ट होती है तो ये क्या करती है, एक मैन डक्ट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन पेंक्रियाटिक डक्ट, ये कि पेंक्रियाटिक ऑफ द मैन डक्ट। क्लियर, इसको बोला जाता है। इतना आप समझ गए, ये इसका फॉर्मेशन करने का काम करती है। आगे और इसमें समझिए कि पेंक्रियाज में जो मैन डक्ट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो है वर्सन डक्ट। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, हमेशा ऑलवेज अपने माइंड में याद करके रखिएगा। ठीक है, कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पेंक्रियाज में मैन डक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो आप हमेशा अपने अंदर टंग में रखिएगा कि जो मोटी वाली डक्ट होती है दैट इज द कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट, या कि इसी को हम बर्सन डक्ट भी बोलते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर जो पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है एंड एंजाइम को मिक्स करके, ठीक ना, एक पेंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ पर देखिए, जो इसका कह सकती हैं कि जो एक्सोक्राइन पार्ट था जो क्या कर रहा था, एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर रहा था। अब ये एंजाइम्स आपस में मिलेंगे और एक पेंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, ये थोड़ी स्ट्रक्चर को समझ जाइए कि यहाँ से जूस आता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये जूस आएगा पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, दोनों आएगा, और एक यहाँ से ये जो जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर से जो होता है बाइल जूस आएगा, और ये बाइल जूस क्या होगा कि इस डक्ट में आकर के मिलेगा। ठीक ना, कौन, जो मैन डक्ट होती है इसकी पेंक्रियाज की, उससे आकर के मिलेगा, और इसी डक्ट को यहाँ पर जो आकर के मिलेगा इसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ द बटर। ठीक है, एम्पुला ऑफ द बटर, इसको आप हमेशा याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो कॉमन बाइल डक्ट से होकर के बाइल जूस आता है और साथ में जो पेंक्रियाटिक जूस आता है वो किस डक्ट के पास आकर के ओपन होता है, तो आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि एम्पुला ऑफ द वाटर के पास आकर के ओपन होता है। क्लियर, अब ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है तो यहाँ पर ही ये ओपन होगा, और इधर से स्टमक से होते हुए जो एसिडिक फूड होगा वो आएगा और इसके साथ मिक्स होगा। ठीक है, और मिक्स होकर के फिर ये धीरे धीरे आगे की ओर माइग्रेट होकर कहाँ पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, तो यहाँ पर यही बताया गया है पेंक्रियाटिक जूस का कि पेंक्रियाज के जो एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं उसमें से पेंक्रियाटिक जूस का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। अब जो वो जूस सिक्रेशन हो रहा है तो उसकी भी कुछ कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिसमें से अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 50 to 800 पर ml, ठीक ना, मतलब कि 500 से लेकर के 800 ml पर डे इसका जूस का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। कौन सा जूस का, पेंक्रियाटिक जूस का। पीएच की अगर बात करें, कोई पूछ देगा कि पेंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है, तो 8 to 8.3 होता है, ऑलवेज याद करके रखिएगा। एल्कलाइन होता है तो ऑब्वियसली ये इसकी रिएक्शन भी एल्कलाइन ही होगी। क्लियर, इसको आप याद करके रखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज के लिए। क्लियर, इतना अपन लोग समझ गए इसके बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। अब इसका यहाँ पर हम थोड़ी सी कंपोजिशन समझ लेते हैं। ठीक है, जो पेंक्रियाज है
जूस निकला है उसमें एक्चुअल में क्या क्या कंपोजिशन होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कंपोजिशन से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं काफी। तो समझिएगा यहाँ पर देखिए, पेंक्रियाज में ये बताया गया है, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है तो 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर। सॉलिड पार्ट कितना होता है, 0.5% है। एज वी ऑल नो कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से अदर का कंपोजिशन है सेम इसी तरह इसका भी होता है कि 99.5% वाटर रहेगा, 0.5% सॉलिड पार्ट। अब वाटर की जरूरत होती है डाइजेशन के लिए, तो इसका तो ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, रीयूटिलाइजेशन हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर सॉलिड वाले पार्ट की। तो सॉलिड जो 0.5% है, तो इसको भी दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड करके रखा गया है। क्लियर। जिसमें से एक ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस एज वी ऑल नो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जहां पर इनऑर्गेनिक सबस्टांस आएगा तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्या जनरेट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। कि इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पर बात हो रही है इनऑर्गेनिक सबस्टांस में, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, ठीक ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट और सल्फेट। क्लियर। ये सभी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक सबस्टांस जो होते हैं तो कह सकते हैं कि अपने बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इतना आप ये इसके बारे में याद करके रखिए। देन फिर जब ऑर्गेनिक सबस्टांस को फर्दर डिवाइडेशन करेंगे तो एक एंजाइम्स जाएगा, ठीक है, और सेकंड यहाँ पर है अदर ऑर्गेनिक सबस्टांस। क्लियर। अदर ऑर्गेनिक सबस्टांस में दो चीज आता है जो प्रोटीन बोलते हैं इसको। तो इसमें एक आएगा, आप कह सकते हैं कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। हमेशा याद करके रखिए, कोई आपसे पूछ देता है कि क्या पेंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन पाया जाता है, तो यस, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन ये दोनों प्रेजेंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स में तीन तरीके से एंजाइम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है प्रोटीरेटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। सेकंड होता है लाइपोलिटिक एंजाइम्स जो कि लिपिड को तोड़ने का काम करता है। सेकंड होता है एमाइलोलिटिक एंजाइम्स जो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के रूप में वर्क करता है। क्लियर। जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये न्यूक्लियस, स्टेरेज, कोलेजिनेज, ये सभी जो होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। जब प्रोटीन आप इंटेक करेंगे उसको डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। लाइपोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं जिसमें से पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि लिपिड को तोड़ता है। कोलेस्ट्रॉल स्टर हाइड्रोलेज होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करता है। फास्फोलाइपेज ए और फास्फोलाइपेज बी ये दोनों जो होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोलिपेज होता है, बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज, ये सभी क्या होते हैं, लाइपोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो अपने माइंड में हमेशा याद करके रखिएगा क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। और एकेडमी के सेशन से तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है, फंक्शन समझ लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है पेंक्रियाज का ही। देखिए पेंक्रियाज में मेनली अगर देखा जाए तो दो चार ही फंक्शन होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर एक डाइजेस्टिव फंक्शन बताया गया है, सेकंड यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन बताया गया है। क्लियर। डाइजेस्टिव फंक्शन में क्या होता है कि बहुत ही इजी है कि जो पेंक्रियाटिक जूस होता है तो वो अभी हमने बताया कि प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक और एमाइलोलिटिक ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। ये मेन इसका फंक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन का दैट मीन्स क्या होता है कि जैसे हम कोई फूड इनटेक किए हैं, ठीक है, और ये फूड कहाँ पहुंचा, स्टमक में। तो स्टमक में प्रेजेंट क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फूड हमारा कैसा हो जाता है, HCl फॉर्म में। तो अब यहाँ से जब HCl वाला फूड काइम के रूप में, ध्यान समझिएगा, काइम के रूप में कहाँ पर आएगा, पेंक्रियाटिक जूस के पास आएगा। और पेंक्रियाटिक जूस कहाँ पर निकल रहा है, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, एम्पुला ऑफ द वाटर के पास, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, मतलब कि ना तो एसिडिक होने देता है और ना ही कह सकते हैं एल्कलाइन, न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी के कारण फिर वहां की जो वाल होती है, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल वाल होती है, तो वो डैमेज नहीं होती है।
ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर। तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है पेंक्रियाटिक जूस का, ये चीज आप समझ के रखिए। पेंक्रियाज जो होता है मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, शुगर का, ठीक ना, इन सभी को ये बैलेंस बना करके रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके से क्या होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर लिखा है ये प्राइमरी हार्मोन्स ऑफ द पेंक्रियाज, एक होता है इंसुलिन और सेकंड होता है ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। ब्लड के ग्लूकोज को ना तो डिक्रीज होने देते हैं और ना ही इंक्रीज, दोनों को मेंटेन करके रखते हैं। ओके। यहाँ पर एक पॉइंट और बताया है कि डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द पेंक्रियाज। मतलब कि एक डायबिटीज क्या होती है, डिजीज होती है जो कि कह सकते हैं आप ग्लूकोज के लेवल जब इंक्रीज हो जाता है उसके कारण हो जाती है। ठीक है। तो पेंक्रियाज के अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी अगर आ रही है पेंक्रियाज में, एक पेंक्रियाटिक जूस में, या कि जो उसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का अगर डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है तो डाइट किसकी ओर इंडिकेट करेगा, डायबिटीज की ओर ही इंडिकेट करेगा। क्लियर। तो ये आप इसका फंक्शन भी याद करके रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होते रहते हैं, तो आप हमेशा अपने माइंड में बना करके रखिए। क्लियर। आगे समझिए, यहाँ पर ये हम जो आपके लिए लाए हैं, ठीक है, ये चीज को आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर पेंक्रियाज में सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होती है अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो ये कंपटीशन व्यू से तो है ही, बट ये एकेडमिक एग्जाम से भी इम्पोर्टेंस है, तो आप इसको हमेशा याद करके रखिएगा। पहला यहाँ पर बताया गया है अल्फा सेल्स है। अल्फा सेल्स जो होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो होती है इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। थर्ड है गामा सेल्स हैं। ठीक है। ये क्या होती है, पेंक्रियाटिक जो पेप्टाइडेज कह सकती हैं कि ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, उसको सिक्रेट करने का काम करती है। डेल्टा जो होती है ये सोमैटोस्टेटिन और कोलेजन, ये दोनों क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। स्पेशली जो सोमैटोस्टेटिन है ये हार्मोन्स हैं। ठीक है। कोलेजन तो एक तरह कह सकते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें इरिथ्रोसाइट भी प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है क्या पेंक्रियाज में इरिथ्रोसाइट होती है, यस। ठीक है। और ये जो आप अंदर वाला देख रहे हैं ये डक्ट होती है, इसी डक्ट से इसका सिक्रेशन होता है। डक्टल सेल्स होती है, सेंट्रा एसिनर सेल्स भी प्रेजेंट होती है इसमें। पेंक्रियाटिक इजलैंड ऑफ द लैंगरहैंस ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिनर सेल जो होती है ट्रिप्सिन और लाइपेज का सिक्रेशन करती है। क्लियर। तो ये सभी चीज अपने माइंड में आप बैठा के रखिए, स्पेशली फॉर ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सेल्स को भी आप हमेशा याद करके रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखिए, आपको लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए, और जो आपको टॉपिक की डिमांड हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच।